मेरा पहला दिन है और इसमें बेसिकली हम ये ट्राई करेंगे कि जो भी मैं पढ़ता हूँ वो आपके साथ शेयर करता रहूँ और जैसे मैं पढ़ता हूँ सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो ये पहला दिन न्यूज़पेपर का है। बहुत हिम्मत करके बना रहा हूँ। कई दिन से सोच रहा था लेकिन सोचने से नहीं होता है, करना पड़ता है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये पहला न्यूज़ हम देखेंगे दी हिंदू का। In Supreme Court Center defense appointment of new ECs ahead of लोकसभा पोल्स। अब बेसिकली इसमें हम लोग ये जानेंगे, जैसे क्या है कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलेंगे, ना कोई फालतू पॉलिटिकल बहस, ना तो वो जो हम लोग के एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा और उन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए कि जो भी जो ट्रेंड है यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी हाई लेवल एग्ज़ाम्स का या छोटे लेवल्स के भी एग्ज़ाम्स का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्वायरमेंट बेस, इकोनॉमी बेस, कल्चर बेस और साइंस एंड टेक बेस यही लगभग रहते हैं। और फिर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे चलेंगे, ठीक है। तो ये पहले ये देखते हैं। अब इसमें क्या है कि अब इसमें ये है कि हमारे सुखविंदर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया था इलेक्शन कमीशन में। और ये किसने अपॉइंट मतलब किसने सिफारिश की थी प्राइम मिनिस्टर के मतलब प्रेसिडेंसी में बनी कमेटी, 3 सदस्यीय कमेटी ने रिकमेंड किया था प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने इनको फिर अपॉइंट किया था। तो इसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी, अ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। और देखिए ये इसमें हम लोग के जो मेन मेन पॉइंट्स एग्जाम से रिलेटेड हैं वो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग ये मतलब इन दोनों लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था। और इस एक्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर को उनकी जगह पे सिलेक्शन कमेटी में लेते आया गया था, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ये हमारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं। और ये किस एक्ट के थ्रू है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। और इसमें एक पॉइंट और है, इसमें ये भी है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके कैबिनेट मिनिस्टर को लेते आया गया था। इसके बारे में ये मतलब याचिका दायर की गई थी। अब दूसरा न्यूज़ जो फोकस में वो ये है कि आईवीएफ के बारे में। पहले तो आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सॉरी मैं इसको तो आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये किस किस सेक्शन के अंडर आता है? ये अंडर सेक्शन 21G फर्स्ट आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग आता है। और इसमें एज लिमिट भी है। एज लिमिट क्या है? 21 to 50 ईयर्स। अब असल में इसमें मेन विवाद क्या था कि जो सिद्धू मूसेवाला की माँ थी वो 58 ईयर्स की, ठीक, और उनके पिताजी हैं 60 ईयर्स। तो ये तो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि इसमें एज लिमिट भी है। तो इसमें सेंटर ने पंजाब गवर्नमेंट को नोटिस दिया है। तो हम ये हमारी जानकारी में क्या रहना चाहिए कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक। और ये सेक्शन किस में आता है? 21G फर्स्ट 1 के अंतर्गत आता है। और इसमें कितने से कितने उम्र में के लोग ये करवा सकते हैं? ये 21 to 50 ईयर्स। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसमें ये है एआरटी। अब एआरटी सर्विसेज है। एआरटी का फुल फॉर्म क्या है? एआरटी का फुल फॉर्म है एआरटी। एआरटी का फुल फॉर्म
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इस न्यूज़ में क्या एकदम इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक कार्टर सेंटर है। ये क्या करता है? कार्टर सेंटर ये ग्लोबल एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन डिजीजेज पे रिपोर्ट देता है। तो उस रिपोर्ट में उसने कहा कि एक जो गिनिया वॉर्म डिजीज़ है वो लगभग लगभग समाप्ति पे थी। जैसे 21 कंट्रीज़ में थी 1986 में, लेकिन अब जो है सिर्फ वो 5 कंट्रीज़ में बची है 2023 में। ये कितना रिड्यूस हुआ है? लगभग 99.99%। अब देखिए, एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ हमारे बारे में जो क्या है इसमें ये है कि एंडिंग the epidemics of malaria, tuberculosis, and neglected tropical disease by 2030। ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो ये है। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है 2030 तक का कि मलेरिया, टर्बोक्लाइसिस और निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को लगभग लगभग ख़त्म कर देना है। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अब इसमें ये है कि ये जो मेन चीज़ है वो ये बताया गया है कि कैसे टॉप 1% लोग इतने अमीर हो गए हैं। और ये भी कि ये पहले जैसे 1951 से कंपेयर करें तो वो इतने अमीर नहीं थे जितने कि अब अमीर हो गए हैं। टॉप 1% इंडियंस इनकम शेयर इट्स हाइयर नाउ अंडर देन अंडर ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश रूल के बाद से ये सिचुएशन है कि हमारे टॉप 1% इंडियन लगभग लगभग मतलब 50% से ज़्यादा हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। In 2022, 22.6 of the national income went to the top 1% of the Indians। कि मतलब 22.6% का नेशनल इनकम किनके पास है? 1% इंडियन के पास, जो टॉप 1% इंडियन है। और यही 1951 में क्या था? लगभग 11.5 से भी कम था। और 1980s में ये क्या था? सिर्फ 6%। ठीक, यानी कि मान लीजिए 1951 में 11.5 से कम था। फिर 1980 में ये क्या हुआ? लगभग 6% हुआ। लेकिन उसके बाद फिर इनका जब लिबरलाइजेशन आया 1991 में, तो फिर इसके बाद उनका ग्रोथ हुआ। द शेयर ऑफ द टॉप 10% ऑफ द इंडियंस टू हैड इंक्रीज्ड फ्रॉम, अब देखिए 1951 से जो टॉप 10% का वो इनकम था वो 36.6 से, सॉरी 36.6% से 1951 में था, वो आ गया कितना? 57.7% 2022 में। अब देखिए ये कितना अनजस्ट बात है हम मिडिल क्लास और पुअर इंडियंस के लिए। अब देखिए, और जो बॉटम मतलब जो अंतिम 50% इंडियन है वो सिर्फ 15% इनकम, नेशनल इनकम है उनका। जो 50% है वो सिर्फ 15% है। और उसके बाद जो 40% लोग हैं, या कह लीजिए वो मिडिल क्लास में आते हैं या जिसमें भी आते हैं, उनका है लगभग 27.3%। अब देखिए 1951 में टॉप 50% का कितना इनकम था? 20.6%। और फिर ये मिडिल 40% का इनकम था 42.8%। और अभी कितना है? 27.3% और 20.6%, 15%। अब सोच लीजिए, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। चलिए छोड़िए, अब हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से आते हैं। तो ये जो एक रिपोर्ट छपती है, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, ये रिपोर्ट कौन छापता है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ठीक है, ये इसमें हम लोग के एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी। सबसे महत्वपूर्ण ये है, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट कौन छापता है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है लगभग लगभग आज का। अब देखिए इसमें क्या है, वाई हैज़ कर्नाटक बैंड सर्टेन कलरिंग एजेंट्स। आप लोग जानते होंगे कि कर्नाटक में जो कॉटन कैंडी वो था, उसमें कॉटन कैंडी बिकती है, उसमें जो कलर्स होते थे उसको बैन कर दिया गया है। और ये क्यों बैन किया गया है? क्योंकि इसमें क्या क्या रहते थे, हार्मफुल केमिकल्स रहते थे। कौन कौन से? सनसेट येलो, टेट्राजाइन एंड रोडामाइन बी। ये हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था इन कलर्स के बारे में, या सिविल सर्विसेज या कह सकते हैं कि स्टेट के जो पीसीएस होते हैं उसमें पूछा गया था। उसमें रोडामाइन बी का वो था, जिक्र था। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। 3 राज्यों ने इन कलर्स को बैन किया है। कौन कौन? गोवा, तमिलनाडु, और अब किसने बैन कर दिया? कर्नाटक ने, कर्नाटका ने। ठीक, और अब इसमें जो है कई चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए फूड्स फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट की कब आया था? 2006 में आया था। अब इसमें जो है ऐड किया गया था फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिक्टिव रेगुलेशन 2011। उसमें क्या किया गया था कि नो आर्टिफिशियल कलर शुड बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ गोभी मंचूरियन, या मतलब कॉटन कैंडी या किसी भी चीज़ में आर्टिफिशियल। द सेम रूल्स अलाउ सर्टेन फूड कलर्स टू बी यूज्ड विद इन अप्रूव्ड लिमिट्स, while not permitted colors including robedaine B should not be used in the preparation of cotton candy। ठीक है, मतलब ये कहा गया था कि एक परमिटेड अमाउंट से ज़्यादा आप कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं, और कई चीज़ों में आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब जो कलर्स होते हैं उसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या ध्यान देंगे कि 3 राज्यों ने बैन किया है फूड कलरिंग को। कौन कौन? गोवा, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। और कौन कौन से बैन हुए हैं? ये बैन हुए हैं सनसेट येलो, टेट्राजाइन एंड रोबेडाइन बी। ठीक है, और एक चीज़ और, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में ये रूल आया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेंटर नोटिफाइज फैक्ट चेक यूनिट टू स्क्रीन ऑनलाइन कंटेंट। अब देखिए ये तो लगभग लगभग पॉलिटिकल ही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करके हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन से रूल्स हैं। तो इसमें आईटी रूल क्या है 2021 में। अब इसमें बेसिकली पीआईबी को गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दी है कि जो भी एंटी गवर्नमेंट फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं उनको वो रेगुलेट करें, उनको देखें, और जिस मीडिया पे, जैसे फेसबुक पे अगर वो फैलाई गई है, या ट्विटर पे फैलाई गई है, एक्स पे या इंस्टाग्राम पे, या जिस भी सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में कहीं भी ये फैलाई गई है, उसको पीआईबी बोल के उसको हटवाया। अब जैसे ये कब हुआ था, जैसे पीआईबी के फैक्ट चेक ने डिक्लेयर किया था कि अल जजीरा का जो आर्टिकल था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पे, कि वो एंटी मुस्लिम है, वो फेक था। तो ये जो है एक काम पीआईबी का है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 2019 में। ठीक, और आईटी रूल्स 2021। अब ये देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि लगभग लगभग इन्वायरमेंट से और इकोनॉमी से इन सब सारी चीज़ों पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब इसमें ये है बेसिकली कि जो साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट बिफोर कॉमर्शियल व्हेलिंग स्केल्ड अप इन द 18th एंड 19th century देयर मे हैव बीन 10,000 नॉर्थ अटलांटिक व्हेल्स। कि मतलब जब 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी में ये व्हेल का कॉमर्शलाइजेशन, मतलब उस पर जो मतलब उसका जो सहयोग लेना चालू हुआ था, तब उस समय 10,000 नॉर्थ अटलांटिक राइट वेव्स थी। लेकिन अभी वो घट के कितनी हो गई हैं? 360
और ये जो हैं ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती हैं, मतलब इनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। और लगभग 90% ये कम हो गई हैं, तब तो इनको और संभालना ज़रूरी है। ठीक, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नहीं है तो लगभग ये 7 जो हैं वो टॉप थे हमारे न्यूज़ के लिए, हमारी क्यूरियोसिटी या हमारे एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए। तो इसमें मैंने कुछ भी फालतू आपको नहीं बताया, कुछ भी पॉलिटिकल नहीं बताया, कुछ भी अपने विचार नहीं शेयर किए। जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड था। तो आप प्लीज़ हमको बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।